चलिए दूसरों की बातों को साइड में रखते हुए एग्जाम मोड ऑन करते हैं। और जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो उनसे तो शायद ये क्वेश्चन बन ही जाने चाहिए। और जिन्होंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है और जिनका सिलेबस अभी अधूरा है या पढ़ने का टाइम नहीं मिला, तो ये क्वेश्चन पढ़ के किसी से मत कहना कि हमारा हिंदी सिलेबस कंप्लीट हो गया, क्योंकि ये क्वेश्चन है ही ऐसे। तो चलिए, ये तो आप पढ़ेंगे जब भी पता चलेगा। तो चलिए क्वेश्चन शुरुआत करते हैं, बाकी बात बाद में करेंगे। तो डरना बिल्कुल नहीं है एग्जाम से। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर बात करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास किस भक्ति धारा के कवि थे? इसका राइट आंसर है बी, सगुण। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलेंगे, सूरदास की भाषा कौन सी थी? इसका राइट आंसर है ब्रज भाषा। थर्ड क्वेश्चन, रामचरितमानस की रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर है बी, तुलसीदास। फोर्थ क्वेश्चन, तुलसीदास की प्रमुख रचना कौन सी है? राइट आंसर है ए, रामचरितमानस। फिफ्थ क्वेश्चन, नागार्जुन किस नाम से प्रसिद्ध हैं? इसका राइट आंसर है ए, जनकवि। सिक्स क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि हैं? इसका राइट आंसर है सी, छायावाद। ये जो हम क्वेश्चन अभी आगे पढ़ेंगे, इन क्वेश्चन को मैं फिर से बोल रहा हूँ, बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, क्योंकि जिन्होंने भी अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो उनके लिए ये क्वेश्चन रिवाइज्ड हो जाएंगे। और जिन्होंने बिल्कुल भी अभी तक पढ़ाई नहीं की है तो वो भी 70% तक जिन्होंने पढ़ाई की है उनके लेवल को टच कर लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निराला का पूरा नाम क्या है? ये तो सभी को पता होना चाहिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, देव किस काल के कवि थे? इसका राइट आंसर है बी, रीतिकाल। क्वेश्चन नंबर 9, सूरदास की रचनाओं का संग्रह कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा ए, सूरसागर। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे, तुलसीदास किस भक्ति शाखा से जुड़े थे? इसका राइट आंसर है ए, राम भक्ति। 12, बाल गोविंद भगत के लेखक हैं? इसका राइट आंसर है बी, राम वृक्ष बैनीपुरी। क्वेश्चन नंबर 13, लखनवी अंदाज के लेखक कौन है? इसको भी आपको माइंड में सेट कर लेना है। लखनवी अंदाज के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है ए, यशपाल। क्वेश्चन नंबर 14, एक कहानी यह भी के लेखिका कौन है? इसका राइट आंसर है ए, मन्नू भंडारी। नेताजी का चश्मा, क्वेश्चन नंबर 15 है, नेताजी का चश्मा कहानी का मुख्य विषय क्या है? इसका राइट आंसर है बी, व्यंग। अभी तक अगर आपने ये क्वेश्चन पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन किस लेवल के हैं। अगर जिसने भी ये क्वेश्चन सारे पढ़ लिए तो उसको एग्जाम में पता तो चल ही जाएगा कि हमने क्या पढ़ा था। तो चलिए हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं, बात बाद में करेंगे, पहले इस क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, बाल गोविंद भगत किस प्रकार के व्यक्ति थे? इसका राइट आंसर है ए, संत। अगर अभी तक आप यहाँ तक आ गए हैं और क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि इससे मुझे हिम्मत मिलती है, क्योंकि काफ़ी सारी बुक्स और पुराने सिलेबस के साथ और पुराने प्रीवियस पेपर से ये क्वेश्चन निकालने पड़ते हैं। तो आप चाहें तो थोड़ा सा हौसला बढ़ा सकते हैं, अन्यथा चलिए कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 17, लखनवी अंदाज में किसका वर्णन है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, तहजीब। मैं ये फिर से कह रहा हूँ, इनको अच्छे से बिल्कुल अपने माइंड में सेट कर लेना, क्योंकि पता नहीं इनमें से आपको कितने क्वेश्चन एज इट इज देखने को मिल सकते हैं। तो इन क्वेश्चन को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। मन्नू भंडारी किस विद्या की लेखिका हैं? इसका राइट आंसर होगा ए, कहानी। क्वेश्चन नंबर 19, एक कहानी यह भी किस प्रकार की रचना है? इसका राइट आंसर होगा ए, आत्मकथा। अब क्वेश्चन नंबर 20, नेताजी का चश्मा में नेताजी का प्रतीक क्या है? इसका राइट आंसर होगा ए, आदर्श। अब हम जो क्वेश्चन करेंगे वो व्याकरण के रहेंगे। तो इसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 21 में कि रसों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, 9। 22 नंबर क्वेश्चन है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? क्या है? राइट आंसर होगा बी, उत्साह। क्वेश्चन नंबर 23, उपमा अलंकार में किसका प्रयोग होता है? इसका आंसर क्या होगा? जैसे। राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 24, हिमालय सा ऊंचा में कौन सा अलंकार है? ये तो आपको पता होना चाहिए। राइट आंसर ए, उपमा। क्वेश्चन नंबर 25, संधि कितने प्रकार की होती है? ये तो सबको पता होगा, 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। क्वेश्चन नंबर 26, समास के मुख्य कितने भेद हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 6। क्वेश्चन नंबर 27 है, राजपुत्र में कौन सा समास है? राइट आंसर है ए, तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 28, राम लक्ष्मण में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर ए, द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 29, पंकज का अर्थ क्या है? ये तो आपको पता होना चाहिए, ए, कमल। आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑब्वियसली प्रिय व्यक्ति। अब हम जो क्वेश्चन करेंगे वो है मुहावरे और लोकोक्तियां के ऊपर। इसमें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। इसमें पूछा गया है कि 9 2 11 होना का अर्थ क्या है? मुहावरे का अर्थ
तो इसमें आपको याद रखना पड़ेगा 9 2 11 होना मतलब भाग जाना, ये तो वैसे भी सभी को पता होता है। तो चलिए और रिवाइज कर लेना एक बार और। 9 2 11 होना मतलब भाग जाना। और 32 में है नाक कटना, नाक कटना मतलब अपमान होना। हाथ पाँव फूलना, हाथ पाँव फूलना मतलब घबरा जाना। 34 दाल में काला होना, इसका क्या होगा, इसका होगा कुछ गड़बड़ होना। ये याद कर लेना एक बार और आप रिवाइज कर लेना। ऊँट के मुंह में जीरा, इसका होगा आवश्यकता की तुलना में बहुत कम। ठीक है, देखो ये मैंने यहाँ पे नोट भी किया है, इनके अर्थ याद करें, अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए अब अगले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे अपठित गद्यांश और पद्यांश। क्वेश्चन नंबर 36, गद्यांश का मुख्य भाव कैसे ज्ञात करते हैं, इसको याद कर लेना अच्छे से। इसका राइट आंसर है बी, मुख्य विचार से। अब हम क्वेश्चन नंबर 37, 38, 39 और 40, ये चार जो क्वेश्चन है इनमें आपको ऑप्शन नहीं दिए हैं। अगर हो सके तो आप इनको अच्छे से याद कर लें। अगर आपको पहले से याद हो तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखें, क्योंकि एक बार लिखने से आपको अच्छे से माइंड में सेट हो जाएगा। तो चलिए 37 क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं। पद्यांश में कवि का भाव समझना क्यों आवश्यक है? कवि का संदेश समझने के लिए, इसको आप याद कर लेना, क्यों आवश्यक है? कवि का संदेश समझने के लिए। 38, अपठित गद्यांश में प्रश्न किस आधार पर पूछे जाते हैं? गद्यांश की सामग्री के आधार पर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 39, गद्यांश पढ़ते समय सबसे पहले क्या समझना चाहिए, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन नंबर 40, शीर्षक का चयन किस आधार पर किया जाता है? इसको भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए इसका हमें बता देते हैं कि शीर्षक का चयन किस आधार पर किया जाता है। ये किया जाता है मुख्य भाव के आधार पर। किसके आधार पर किया जाता है? मुख्य भाव के आधार पर, मुख्य भाव। अब क्वेश्चन नंबर 41, माता का आंचल के लेखक कौन हैं? बताइए। इसका आंसर है फणेश्वर नाथ रेणु। एक बार और सुन लीजिए, इसका आंसर क्या है? माता का आंचल के लेखक कौन है? फणेश्वर नाथ रेणु। फणेश्वर नाथ, फणेश्वर नाथ रेणु। आई थिंक आपको याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 42, जॉर्ज पंचम की नाक किस प्रकार की रचना है? ये क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा आप। ठीक है, इनको बिल्कुल भी आप इधर उधर मत ध्यान करें, केवल इस पे आप पूरा फोकस करें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है ये आपको एज इट इज देखने को मिल जाए। तो जॉर्ज पंचम की नाक किस प्रकार की रचना है, इसका आंसर क्या होगा? व्यंग रचना। याद रखिएगा, जॉर्ज पंचम की नाक किस प्रकार की रचना है? व्यंग रचना। ये क्वेश्चन के सीधे सीधे आंसर अभी हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपको डिटेल में नहीं समझा सकते, क्योंकि टाइम भी बहुत कम है और सिलेबस बहुत ज़्यादा, और हमको 20 दिन में 21 तारीख के पहले सारा सिलेबस कंप्लीट भी करना है। जिन्होंने अभी तक पढ़ाई नहीं की है तो उनके लिए तो ये बहुत ही शानदार मौका है। आप बिल्कुल भी डरना मत एग्जाम से, सिर्फ चैनल पे जुड़े रहें। आप 21 दिन के पहले आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा और एग्जाम देने में आपको डर भी नहीं लगेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 44, माता का आंचल में माँ का स्वरूप कैसे दिखाया गया है? ये अगर आपने पढ़े होंगे तो आपको याद होंगे, वरना चलिए मैं बता देता हूँ। ये नॉर्मल है कि माता का आंचल में माँ का स्वरूप कैसा दिखाया गया है? ये ममता, स्नेह और संरक्षण के स्वरूप दिखाया गया है। कैसे दिखाया गया? ममता, स्नेह और संरक्षण का स्वरूप दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 45, जॉर्ज पंचम की नाक में व्यंग किस प्रकार किया गया है? इसका आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए हम बता देते हैं। जॉर्ज पंचम की नाक में व्यंग किस पर किया गया है? औपनिवेशिक मानसिकता पर व्यंग। किस पर? औपनिवेशिक मानसिकता पर। इसको भी आप याद रखें। अब ये जो क्वेश्चन है आपके अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 46, दोहा में कुल मात्राएं कितनी होती हैं? इसका राइट आंसर है ए 48। 47, चौपाई में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? इसका राइट आंसर है ए 16। ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा आप इसमें, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही हैं, क्योंकि ये इतने। चलिए हम आपको ज़्यादा, अभी भी हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन है? इसका राइट आंसर होगा ए सूरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई? ये तो सभी को पता होगा, अवधी भाषा में। तो आज के लिए सिर्फ इतने ही क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आप चाहें तो इसको 2-3 बार रिवाइज ज़रूर करें। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ जाके मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको PDF दे दूंगा। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।